हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं। आशा है कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, अपने घर पर आप एंजॉय कर रहे होंगे और अपनी पढ़ाई को भी आप एंजॉय कर रहे होंगे। अच्छे से पढ़ रहे होंगे आप लोग। और मुझे ये भी आशा है कि आप लोगों ने अपना तैयारी अच्छे से कर लिया होगा। यदि आप नहीं किए हैं तो आप हमारे साथ जुड़ जाइए और हम लोग आपकी तैयारी अच्छे से कराने वाले हैं। बहुत अच्छे से, बहुत फर्स्ट क्लास तरीके से आपको तैयारी करा रहे हैं। आपको यहाँ पर हर सब्जेक्ट के वीडियो लेक्चर मिलने वाले हैं। यहाँ पर हर सब्जेक्ट के आपको एमसीक्यू टाइप मिलने वाले हैं, प्रैक्टिस सेट मिलने वाले हैं। यहाँ पर आपको एनालिटिकल क्वेश्चन मिलेंगे, पीडीएफ नोट्स मिलेंगे। यहाँ पर आपको हम लोग ए टू जेड सब कुछ बताने वाले हैं। जैसे मैंने यहाँ पे आपसे वादा किया था कि मैं आपको एक वीडियो लेक्चर लेकर आऊँगा, जो कि हमने मैथमेटिक्स का वीडियो लेक्चर बनाया था। और उसमें मैथ्स के फर्स्ट लेक्चर में हमने यहाँ पर 30 से आपका 40 तक क्वेश्चन देखा था। 31 से लेकर 40 तक देखे थे, जिसमें हमने मैथ्स के स्पेशल क्वेश्चन देखे थे, सीडीपी के, चाइल्डहुड एंड साइकोलॉजी में। यहाँ पर मैथमेटिक्स के पेडागोजी क्वेश्चन देखे थे। आज हम यहाँ पर जो क्वेश्चन देखने वाले हैं 41 से लेकर 50 तक देखने वाले हैं और मिक्सअप देखने वाले हैं, जिसमें हम यहाँ पर पेडागोजी क्वेश्चन भी होंगे और कंटेंट बेस भी होंगे। और बेसिक से आपको बताने वाले हैं हम यहाँ पर कैसे, बेसिक से भी जीरो लेवल से आप समझ लीजिए। जैसे कि आप एक बच्चा, छोटा बच्चा होता है ना, जो ABCD अल्फ़ाबेट होता है, बिल्कुल इसी तरीके से समझाने वाले हैं। दूसरा आपसे कहेंगे कि हम यहाँ पर जो एक क्वेश्चन लेकर आए, ये मैथमेटिक्स के लास्ट ईयर के, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। कहाँ पे हैं? प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, उनमें से आपको चूज़ किए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए। और ये CTET, UPTET आपके दोनों में आपको हेल्प करने वाला है, चाहे MPTET हो, चाहे RIT हो। हर जगह आपको क्वेश्चन मिलने वाले हैं इसी तरीके से, क्योंकि आपका माइंड बिल्कुल इसी तरीके से हो जाएगा। बात करते हैं यहाँ पर हम लोग आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन से बढ़ने से पहले आपको मैं बताना चाहूँगा, यदि आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगे और आपको पसंद आए कि आपको यहाँ पर कोई भी चीज़ किसी तरीके से आपको माइंड में है, तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट्स कर सकते हैं। आप अपनी बात को, कुछ भी माइंड में है, क्वेश्चंस हैं, कोई भी क्वेरी है, तो आप उस क्वेरी को आप हमारे तक पहुँचा सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपको जल्दी से जल्दी इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिल जाए। ठीक है, सॉल्व करने के प्रयास करेंगे आपको उस प्रॉब्लम का। चलिए बात करते हैं आज का। हम यहाँ पर बता देते हैं, यहाँ पर आपको MCQ टाइप के क्वेश्चंस हैं और यहाँ पर एक क्वेश्चन होगा और एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन हो गए। कितने ऑप्शन हो गए? 4 ऑप्शन हो गए। उन ऑप्शन में से आपको यहाँ पर जवाब देना होगा। चलिए बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं, या इसे 41 कह लीजिए। बच्चों के बीच गिनती के कौशल को विकसित करने में, बच्चों के गिनती के कौशल को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पूर्व संख्या अवधारणा के रूप में सीखने के लिए आवश्यक नहीं है? नहीं। टू डेवलप स्किल ऑफ काउंटिंग अमंग द चिल्ड्रन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिक्वायर्ड बी लर्न एज प्री नंबर कॉन्सेप्ट। मतलब यहाँ पर कौन सा ऐसा हमारा कौशल है जो कि उसकी गिनती, काउंटिंग करने से पहले, सीखने से पहले उसमें नहीं होना चाहिए। ऑप्शन 1 एक एक संगता, ठीक है, 1 to 1 कॉरस्पॉन्डेंस। ऑप्शन 2 क्रमबद्धता, सीरियसन्स, मैंने कि जो सीरीज करते हैं हम, सीरीज करते हैं उनमें। ऑप्शन 3 संख्या नाम या यादृच्छिक रूप से पढ़ना, मतलब यादृच्छिक मतलब कहिए रेंडमली, रिसाइटिंग नंबर्स नेम रेंडमली, यानी कि नंबर्स को रेंडमली पढ़ना। 4th समूह बनाना, क्रिएटिंग ग्रुप। देखिए यहाँ पर यदि बात करें, अब वो कह रहे हैं पूर्व अवधारणा, यानी कि माइंड में संख्या के कौशल को विकसित करने के लिए पूर्व अवधारणा होनी चाहिए। बच्चा यहाँ पर, ठीक है, एक एक संगता ये भी होनी चाहिए, क्रमबद्धता सीक्वेंस भी होना चाहिए, ठीक है, समूह भी बना के सीखना चाहिए। लेकिन ये जो है तो रेंडमली ये नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? रेंडमली ऑप्शन नहीं होना चाहिए। तो आपका आंसर हो जाएगा 3rd, है ना। समझ में आया होगा आपको क्वेश्चन। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर एक बच्चे से यह पूछने पर कि क्षेत्रफल क्या है, उसने लंबाई गुना चौड़ाई उत्तर दिया। क्षेत्रफल की अवधारणा के बारे में, बच्चे की समझ के बारे में आप क्या कह सकते हैं? मतलब बच्चा क्षेत्रफल, जो एरिया और के बारे में बता रहा है, किसके किसी भी एरिया का जो क्षेत्रफल है उसके बारे में बता रहा है कि लंबाई गुना चौड़ाई होता है। On asking a child what is area, he or she answered the length into breadth. What can you say about the child understanding about the concept of area? Option 1 बच्चे को क्षेत्रफल की अवधारणा के बारे में जानकारी नहीं है।
द चाइल्ड हैज़ नो आइडिया अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ एरिया, यानी कि बच्चा एरिया के बारे में नॉलेज नहीं रखता। भाई नॉलेज तो रखता है, तभी तो बताया उसने लंबाई गुना चौड़ाई। ऑप्शन 2, बच्चे ने किसी भी बंद आकार के क्षेत्रफल के सामान्य विचार को आयत के क्षेत्रफल के रूप में उपयोग किया है। भाई देख सकते हैं कि हाँ इसका भी हो सकता है। ऑप्शन 3, बच्चा सही कह रहा है कि क्षेत्रफल या लंबाई गुना चौड़ाई होता है। हाँ ठीक है, अब चलो मान लेते हैं बच्चा क्षेत्रफल और परिमाप की अवधारणा के बीच उलझन में है। अब यहाँ पर आपको बताना है कि आप क्या कहेंगे, सबसे बेस्ट बताना है। भाई यहाँ पर उलझन तो है ऐसे, लेकिन पूरी तरीके से नहीं कह सकते, क्योंकि यहाँ पर हम लोग यदि देखें तो बच्चे ने किसी भी बंद आकार के क्षेत्रफल के सामान्य विचार को आयत के क्षेत्रफल के रूप में जान लिया। अब यहाँ पर इसने क्षेत्रफल के बारे में बताया, लेकिन इसने ये अवधारणा नहीं दी कि इसका क्षेत्रफल किसका। अब इसने जो बच्चे ने क्या किया, ये आयत का क्षेत्रफल रख लिया, बस माइंड में क्या किया, आयत का क्षेत्रफल है और आयत का क्षेत्रफल जो होता है वो सभी के क्षेत्रफल में काम आता है। तो ऐसा नहीं होता, तो ये आपका कॉन्सेप्ट सही माना जाएगा। बात करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 43 या थर्ड कह लीजिए, गणित सीखने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। कौन सा कथन सत्य है। गणित सीखने के लिए एक कठिन विषय है। भाई गणित कठिन विषय कैसे हो सकते हैं, यदि हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, आप भी कर रहे हो मैं भी कर रहा हूँ, तो गणित ऐसा तो कठिन नहीं सीखा जा सकता है आसानी से। मैथमेटिक्स इज अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट टू लर्न, तो बात गलत है। आमतौर पर लड़कियां गणित में कमज़ोर होती है। भाई ये तो जेंडर बायस का सिस्टम हो गया, इसमें स्टीरियोटाइपिंग हो गया कि भाई हम लोग लड़कियों को कम आंक रहे हैं। अब भाई आप लोग कैसे कह सकते हैं लड़कियां कम होती हैं, नहीं होती ना, बिल्कुल नहीं होती। तो ये देखिए ये तो बिल्कुल गलत बात है, ठीक है। हर कोई गणित सीख सकता है, हाँ ये बात सही है। भाई लड़के और लड़कियां गणित सीख सकते हैं ना, सीख सकते हो ना आप भी, और मैं भी सीख सकता हूँ। तो यहाँ पर ऐसा कोई लड़के लड़कियों में कोई अंतर तो है नहीं, तो आप सीधे से यही होगा ना इसका। गणित केवल कठोर अभ्यास से, भाई गणित ठीक है अभ्यास से तो सीखा जा सकता है, लेकिन कठोर अभ्यास करोगे कि मतलब उसमें सिर रगड़ोगे, हाथ पर रगड़ोगे, नहीं ना भाई। थोड़ा सा दिमाग लगाओ, आसान हो जाएगा काम, कोई ज़्यादा इतना भारी भरकम काम तो है नहीं। तो ये भी बात गलत है, तो इसमें केवल थर्ड सही हो जाएगा आपका आंसर। 43 या 3 का आंसर थर्ड। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय को सिखाने के लिए शिक्षक ने एक सीट वितरित की। मतलब यहाँ पर कोई पाइथागोरस प्रमेय सिखानी है टीचर को, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम जो है वो सिखानी है, बतानी, जिस पर समकोण वाले 4 त्रिभुजों की खींचा गया और बच्चे को त्रिभुज की भुजाओं के बीच संबंध खोजने के लिए कहा जाता है। अब मतलब यहाँ पर सीट वितरित कर देता है। टू टीच द पाइथागोरस थ्योरम आ टीचर हैज डिस्ट्रीब्यूटेड a sheet on a which 4 right angle triangle were down and asked the child to find the relationship between the side of a triangle। भाई यहाँ पर टीचर क्या करते हैं, टीचर सीट लेता है और सीट को डिस्ट्रीब्यूट कर देता है बच्चों में कि ये क्या है, एक कैसा शेप है यहाँ पर बनी हुई, बिल्कुल देख लीजिए यहाँ पर समकोण त्रिभुज है। कैसा है, समकोण त्रिभुज है और राइट एंगल है आपका, ठीक। अब इसमें उसने डिस्ट्रीब्यूट कर दी सीट, डिस्ट्रीब्यूट कर। अब जब डिस्ट्रीब्यूट कर दी सीट, तो अब इन डिस्ट्रीब्यूट सीट करने के बाद में उसने टीचर ने क्वेश्चन पूछना शुरू किया। तो बताइए कि इसमें कौन सी उपयुक्त विधि अपनाई गई है टीचर ने। उपयुक्त परिस्थिति में शिक्षक ने प्रयोग किया है। इन द अबव सिचुएशन द टीचर यूज आगमन विधि, इंडक्टिव मेथड, निगमन विधि, डिडक्टिव मेथड, या लेक्चर मेथड, व्याख्यान विधि, या लेबोरेटरी मेथड। अब देखो यहाँ पे ध्यान से सोचो, अभी आगमन विधि में क्या होता है, पहले यहाँ पर किसी भी चीज़ को समझाने के लिए, बताने के लिए क्या किया जाता है, उदाहरण दिया जाता है। आपको क्या किया जाता है, उदाहरण दिया जाता है, और यहाँ पर बच्चों को खुद उस पर रिसर्च करने के लिए बोल दिया जाता है कि बच्चा खुद से खोजे, क्या करे, यहाँ पर खुद से खोजे, खोज करने के लिए बोल दिया जाता है। और निगमन में क्या होता है, नियम बताए जाते हैं। पहले निगमन में नियम बताए जाते हैं, समझाए जाते हैं, अर्थ बताया जाता है, परिभाषाएं बताई जाती है, जो डेफिनेशंस होती है वो क्लियर की जाती है। तो यहाँ पर तो ऐसा तो किया नहीं उसने, बस केवल सीट वितरित करी यहाँ पर खोज करने के लिए, अपने आप से सोचने के लिए, है ना। दूसरा व्याख्यान, अब वो व्याख्यान तो कर ही नहीं रहा, केवल प्रैक्टिकल बेस करा रहा है वर्क। अब व्याख्यान में क्या होता है, वो टीचर बोलता चला जाता है, प्रैक्टिकल बच्चों का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। तो यहाँ तो व्याख्यान तो है नहीं, ये भी नहीं है। अब यहाँ पर टीचर ने नियम भी नहीं बताए थे। प्रयोगशाला विधि, अब यहाँ पर प्रयोगशाला विधि में, अब यदि वो प्रयोगशाला में जाता, लेबोरेटरी में जाता है, तभी तो प्रयोगशाला विधि होती है ना। अब ये प्रयोगशाला में तो है नहीं, क्लासरूम में है ये, ठीक है।
अब बच्चों को दे दिया गया है, तो यहाँ पर जो एक ऑप्शन हो जाएगा बस केवल फर्स्ट हो जाएगा आगमन विधि, मतलब यहाँ पर बच्चों को खोज करके खुद से प्रैक्टिकल मेथड द्वारा सिखाया जा रहा है ना। तो ये आपका फर्स्ट हुआ सही, क्लियर हुआ, याद रहेगा आपको आगमन विधि क्या होती है, इंडक्टिव मेथड क्या होता है, डिडक्टिव मेथड क्या होता है, लेक्चर मेथड क्या होता है, लैबोरेटरी मेथड क्या होता है। आपको अंडरस्टैंड हुआ? यदि आपको अंडरस्टैंड हुआ तो लाइक करिए, शेयर करिए और अपने दोस्तों तक इसे पहुंचाना मत भूलिए। और यदि कोई भी अभी डाउट रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में दोबारा लिखिए और भेजिए। और अपने ये हमारे जो वीडियो लेक्चर है यदि आपको अच्छे लग रहे हैं तो आज ही अपने मोबाइल ऐप में जाइए, मोबाइल फ़ोन में जाइए, अपने वहाँ पर गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करिए इन्फिनिटी लर्निंग ऐप। वहाँ पर हम आपको देंगे लगातार PDF, लगातार क्वेश्चंस देंगे, कंटिन्यू प्रैक्टिस देंगे, सारे वीडियो लेक्चर आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे मिलेंगे। आपको डाइवर्ट होने की कहीं ज़रूरत नहीं, आपको माइंड डिस्टर्ब करने की कहीं ज़रूरत नहीं, सारे वीडियो लेक्चर आपको एक ही जगह एक ही प्लेस पर मिलने वाले हैं। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन संकल्पना मानचित्र के बारे में सत्य नहीं है, यानी कि आपको सत्य नहीं बताना कि मानचित्र के बारे में क्या नहीं। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट द कॉन्सेप्ट मैप, यानी कि मैप का जो कॉन्सेप्ट है वो सही नहीं है। ऑप्शन 1, संकल्पना मानचित्र अंतः संबंधित अवधारणा और उन्हें जोड़ने वाले लिंक को संग्रह प्रस्तुत करते हैं। कॉन्सेप्ट मैप रिप्रेजेंट अ कलेक्शन ऑफ इंटरकनेक्टेड कॉन्सेप्ट एंड लिंक कनेक्टिंग दैम। भाई ये तो बात सत्य है। अब ये हमें सत्य नहीं है वो बात निकालनी है ना जो सही नहीं है। ये तो बात सत्य है कि ये इंटर रिलेटेड होती है, एक दूसरे से दूसरे योजनाओं को चीज़ों को जोड़ने में काम आती है। संकल्पना मानचित्र केवल शिक्षकों द्वारा बनाए जाने, अब भैया ये तो बात ही बिल्कुल गलत है। भाई जो संकल्पना मानचित्र है वो यदि टीचर ही बनाएंगे तो बच्चे क्या सीखेंगे, है ना। तो बच्चों को भी इसमें इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए ना भाई, और भी तो चाहिए, और भी तो कोई व्यक्ति काम कर सकता है। यदि टीचर इसमें अकेला काम करेगा तो फिर भाई बच्चे कैसे सीखेंगे। तो बात बिल्कुल गलत है ना, गलत है ना। संकल्पना मानचित्र प्रकृति में पदानुक्रमित है, हाँ ये बात सत्य है कि आर हायरार्किकल, कॉन्सेप्ट मैप आर द हायरार्किकल इन द नेचर। संकल्पना मानचित्र नए शिक्षण को पूर्व ज्ञान से जोड़ने में बिल्कुल सत्य है। कॉन्सेप्ट मैप हेल्प इन द लिंकिंग प्रेयर नॉलेज टू न्यू इंस्ट्रक्शन, भाई बिल्कुल बात सत्य है, ये तो सत्य है। जो एक बात गलत है वो है सेकंड, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सेकंड 45 का। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 46। यहाँ पर आपके मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है। देखिए मैंने आपको 5 क्वेश्चन आपको पेडागोजिकल क्वेश्चन कराए हैं, 5 क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर अर्थमेटिक्स से रिलेटेड कराने जा रहा हूँ। तो आप जल्दी जल्दी फटाफट जवाब दीजिए हमारा कि इसका आंसर क्या होगा। यदि मैं 2/3 कर देता हूँ तो प्लस 4/5 क्या होगा। अब देखिए इसे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हम लोग समझ लेते हैं यहाँ पर 2/3 प्लस 4/5। अब यहाँ पर कॉन्सेप्ट सिंपल सा है, फ्रैक्शन का रूल है। यहाँ पर जब हम यहाँ पर दोनों को यहाँ पर एलसीएम लेते हैं 3 और 5 का, तो एलसीएम क्या आ जाएगा, 3 5 जा 15, तो इसका एलसीएम आया 15, है ना। अब यहाँ पर जब 15 आ जाएगा तो उसके बाद आप आगे सोल्व करेंगे। तो इसमें सोल्व करने के बाद आपको ऑप्शन बताना है कि 6/8 आएगा या 1 सही 6/15 या 1 सही 7/15 या 8/15, आंसर क्या होना चाहिए। तो आप बताएंगे यहाँ पर कौन सा जवाब आपका सही होना चाहिए। अब मैंने आपको यहाँ पर इतना बताया था कि आपने एलसीएम निकालना है, एलसीएम निकाल लिया। अब इसका एलसीएम आ गया कितना, 15, है ना। बहुत ईजी से बता रहा हूँ, बहुत तरीके से। अब यहाँ पर जो है 15 मान ले, सपोज करो यदि दोनों के लिए आप 15 मान लेते हैं यहाँ पर, ठीक है, इसके लिए भी 15 और इसके लिए भी 15। चलिए देखते हैं 2/3, तो यहाँ पर आपको कितने मल्टीप्लाई करें कि 15 हो जाए, ठीक है, प्लस 4/5 में यहाँ पर कितने से मल्टीप्लाई करें 15 हो जाए। तो यहाँ पर क्या होगा, 5 से मल्टीप्लाई करोगे और यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करोगे, है ना। और जब जितने से नीचे से मल्टीप्लाई किया उतने से ऊपर से करते हैं, ये फ्रैक्शनल रूल, बहुत ईजी से तरीका। और यहाँ पर भी 3 से। अब यहाँ पर 2 5 जा क्या हो जाएगा, 10 हो गया। अब यहाँ पर 4 3 जा 12 हो गया। और यहाँ पर 3 5 जा 15 होते हैं, 5 3 जा 15 होते हैं। दोनों में से हमने कॉमन ले लिया 15 एक, है ना। अब यहाँ पर दोनों को ऊपर वालों को संख्याओं को जोड़ दिया, 10 और 12 को, यहाँ पर 22 हो गया। कितना हो गया, 22/15। अब इसे हम क्योंकि फ्रैक्शन में आंसर दिया हुआ है तो इसमें हमें देखना है कि यहाँ पर 22/15 तो कहीं नहीं है, यानी कि 22/15 तो है नहीं। तो अभी से क्या करेंगे, मिक्सड फ्रैक्शन में कर लीजिए। 15 1 जा 15, बचा कितना 22 से, यहाँ पर 7, कितना बचा 7,
7 बचा ना, तो जब आपका 7 बचा तो इसे यहाँ पर ये 7 हो गया और ये 15 हो गया। आप देखिए इसमें ऑप्शन कौन सा है, यहाँ पर 1 सही 1 सही 7/15 कहाँ पर आपको थर्ड में, तो आपका जवाब हुआ थर्ड। तो क्लियर हुआ ना, समझ में आया ना कैसे किया मैंने, बिल्कुल एकदम क्लियर हो गया होगा आपको। और यदि आपको क्लियर हो तो अभी लाइक करिए, शेयर भी करिए अभी तुरंत ही, एकदम आपको यदि समझ आ रहा है क्वेश्चन। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ, यहाँ पर बढ़ते हैं। दिए गए आकारों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन ठीक नहीं है। यहाँ पर आपको वो फैक्ट बताना है फॉर द गिवन शेप विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, कि यहाँ पर करेक्ट नहीं है। पहला देखते हैं, यहाँ पर सभी समांतर चतुर्भुज हैं, ऑल आर पैरेललोग्राम, भाई बिल्कुल बात सत्य है, यहाँ पर सारे पैरेललोग्राम है ये तो। दूसरा देखते हैं यहाँ पर इनमें से एक समांतर चतुर्भुज नहीं है। सेकंड ये कह रहा है कि इनमें से कोई समांतर चतुर्भुज है, वन ऑफ देम इज नॉट अ पैरेललोग्राम। हाँ ये तो गलत कह रहा है, तो ऐसे हो नहीं सकता, क्योंकि हमने पहले लाइन में पढ़ लिया कि क्या है, पैरेललोग्राम सारे हैं। अब जब पैरेललोग्राम सारे हैं तो एक को मना कैसे कर सकते, तो बिल्कुल गलत है ना, गलत हुई ना। तो बात करते हैं यहाँ पर थर्ड में, इनमें से 2 समचतुर्भुज हैं, क्या है, इनमें से 2 समचतुर्भुज, बात बिल्कुल सत्य है, ये तो समचतुर्भुज है भाई। 2 ऑफ देम आर रोम्बस, है ना, रोम्बस तो है यहाँ पर। आप देख लीजिए आराम से, इनमें से 2 आयत हैं, बिल्कुल बात सत्य है, आयत तो है, ये दिख रहे हैं आप, दोनों आयत ही तो है ये, इनमें से 2 आयत की तरीके से वर्क कर रहे हैं। तो ये जो आपका सेकंड है ये गलत हो जाएगा, तो इस तरीके से आपका आंसर यही होगा। बात सही हो ना, समझ आया, बिल्कुल सही। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 48। यहाँ पर यह कह लीजिए 8 को, निम्नलिखित में से कौन सा 11,011 संख्या को प्रतिनिधित्व करता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द नंबर 11,1111। भाई देखो यहाँ पर ये क्वेश्चन जो मैं आपको बता दूं, इस क्वेश्चन को कई बार रिपीट करा चुके हैं सेंट्रल गवर्नमेंट, यहाँ पे सीबीएसई जो कंडक्ट कराती है एग्जाम को, बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, यहाँ पर अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपके माइंड में होने चाहिए। मेरे ध्यान में कम से कम 3 बार तो मेरे दिमाग में है कि ये क्वेश्चन पूछ लिया गया, रिपीट कर लिया गया, लेकिन अलग मेथड से। तो 11,1100 लिखना है आपको, ठीक है। ऑप्शन 1 सही होगा, या फिर ऑप्शन 2 सही होगा, या ऑप्शन 3 सही होगा, या ऑप्शन 4 होगा। आप यहाँ पर बेसिक से देखिए, यहाँ पर आपको नंबर सिस्टम में आपको पता होना चाहिए कि किस तरीके से लिखते हैं, क्या क्या कैलकुलेशन होनी चाहिए। यहाँ पर रोमन नंबर भी आपको पता होना चाहिए। तो आप समझ रहे हैं, यहाँ पर क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन को देखकर आप अंदाजा लगा लीजिए क्या क्या आपको नॉलेज होनी चाहिए। ये कह रहा है 11,1111, भाई ऐसे तो लिख नहीं सकते ना, ऐसे तो बोल नहीं सकते 1, ठीक है, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, ये तो ऐसे लाख की तरह चला जाएगा, ये तो गलत हो गया भाई। बात करते हैं यहाँ पर, अब इसे देख लेते। अब इसे देखने से पहले इसे होल्ड करते थोड़ा सा हम लोग। अब यहाँ पर देखिए कह रहा है 11,000 ऐसे लिखो, फिर 1100 लिखो, फिर 11, भाई ऐसे तो कभी कहीं लिखा ही नहीं जाता, ये तो नंबर सिस्टम का कोई रूल ही नहीं, कहीं ऐसे लिखा देखा आपने, नहीं ना, ये तो गलत बात है, ये तो छोटे बच्चे करते हैं ऐसे लिखना। अब यहाँ पर 11 लिख दिया। अब ये तो रोमन नंबर का सीक्वेंस भी नहीं है, यहाँ तो इस तरीके से हम लिखते भी नहीं है भाई। 11,000, 1100, 11 यदि लिखना है तो आप क्या ऐसे लिख दोगे 11, यहाँ पर 11, यहाँ पर 11, तो ये तो बिल्कुल गलत बात है ना, ये तो आंसर ही गलत हो जाएगा आपका। अब देख लेते हैं आपका 1211 को, चेक कर लेते हैं कि ये आंसर हमारा सही कैसे है, यही बचता है ना एक ऑप्शन में, तो ये सही कैसे। देखिए मैं आपको बताता हूँ 11,000, पहले आपको लिखना क्या है, यहाँ पर 11,000 लिखे, सीधे सीधे 11,000 लिखा आपने, 11,000 लिखा, फिर अब आपको क्या करना है, यहाँ पर 1100 लिखो, 1100 लिखा आपने, ठीक है। अब फिर इसके बाद में 11 लिखो, लिख दिया। अब इनको सबको ऐड कर दीजिए, जोड़ दीजिए, ठीक है। आ गया होगा, बिल्कुल समझ में आ गया, मेरे पहले आपका आंसर आ गया होगा। अब आपको क्लियर भी हो गया होगा कैसे बनाइए, यहाँ पर 2 हो गया और यहाँ पर ये 1 हो गया, है ना, 1 2 111, तो आपका आंसर बन गया ना, ये आपको देख रहे हैं ना क्लियर, एकदम समझ आया। यदि समझ आ रहा है तो आप इंटरेस्टेड होकर अपने दोस्तों तक शेयर करिए, वहाँ पर भी आप बोलिए उनको आज ही इन्फिनिटी लर्निंग ऐप अपने मोबाइल में डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर से। बिल्कुल आपको एकदम सटीक क्वेश्चन का जवाब मिलने वाला है, सारे कंटेंट आपको एकदम फिक्स मिलने वाला है, बिल्कुल। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की, यहाँ पर या 49 कह लीजिए इसे। यहाँ पर बिंदु 1 यानी कि पॉइंट 1 से लेकर पॉइंट B तक नीचे दिखाई गई नंबर रेखा पर संख्याओं का प्रतिनिधित्व करते हैं।
द पॉइंट ए एंड बी रिप्रेजेंट नंबर ऑन अ नंबर लाइन एज शोन द बिलो। यहाँ पर आपको ऑप्शन बताना था कि यहाँ पर क्या होगा। यहाँ पर आपको जवाब देखिए, यहाँ पर एक लाइन नंबर लाइन है, यहाँ पर नंबर लाइन पे आप देख रहे हो 25,000, फिर उसके बाद ए है यहाँ पर 39,000, फिर यहाँ पर डैश 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 दिए हुए, डॉट दिए हुए, बी आई यहाँ पर दिए और 61,000। अब यहाँ पर आपको बताना है कि ए से लेकर बी के बीच की दूरी, द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ए एंड बी इज। तो यहाँ पर जो ए है यहाँ से लेकर यहाँ तक के डिस्टेंस को बताना है आपको। क्या 29,000 यूनिट होगा या 84,000 यूनिट होगा या 22 यूनिट होगा या 22,000 यूनिट होगा। तो आपको यहाँ पे जवाब बताना है क्या आंसर होगा। तो यहाँ पर देखिए ध्यान से, कोशिश से कि यहाँ पर पॉइंट का अंतर कितना देख रहे हो। यहाँ पे काउंट करिए टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। अब 19 है, टोटल 19 पॉइंट है यहाँ पर आपको, और 19 पॉइंट में आपको 61 यहाँ पर जो दिए गए हैं 61 है ना, 61 पॉइंट है आपके, और 61 इसके अलावा 61,000 मान लेते हैं, और यहाँ पर 25,000 है, 25,000। अब यहाँ पर टोटल देख लीजिए, टोटल पॉइंट कितने यहाँ पर आपके, यहाँ पर आप देख रहे हैं 11 हो गया, 6 हो गया, और यहाँ पर कितने यूनिट हो गए, यहाँ पर 5 और 5 में से 2 हो गया 3, 36 यूनिट है। और टोटल नंबर कितने थे हमारे, दोबारा से देख लो, याद है नहीं है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 15 16 17 18 19 20 पॉइंट्स है ना, 20 है ना, पक्का कंफर्म 20 पॉइंट्स है। देखो अब इसे मैं क्वेश्चन को दूसरे तरीके से भी बताने वाला हूँ, दो तरीके से क्वेश्चन को करेंगे। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। अब ये तो 18 हो गए भाई, ठीक है 18 पॉइंट है, क्योंकि हमने यहाँ पर क्या किया, आप स्टार्टिंग इसको पॉइंट को काउंट नहीं करते, आगे से पॉइंट को काउंट करते, तो यहाँ पर ये हो गए कितने 18 पॉइंट है। अब जब यहाँ पर 18 को यहाँ पर आप डिवाइड करते हैं, 18 पॉइंट को यहाँ पे 36 को 18 से डिवाइड करेंगे तो एक पॉइंट कितने के बराबर हो गया, 2000 के बराबर हो गया, है ना, हो गया ना, हो गया भाई। 18 36 होते हैं, यहाँ पर पॉइंट होते हैं, 18 2 ठीक है 36, तो एक पॉइंट की वैल्यू हो गई आपकी 2000। अब समझ में आ रहा होगा आपको। यहाँ पर देखिए अब ये कह रहा है ए से लेकर बी तक वैल्यू काउंट करेंगे। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब हमारे पॉइंट कितने हैं 11, डिफरेंस कितने के बीच में पूछ रहा है वो 11 के। तो यहाँ पर आप 11 पॉइंट को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो कितना हुआ 11 इंटू 2, तो यहाँ पर 22 हो गया। अब ये 22,000 हो गया। अब देख लीजिए यहाँ पर 4 आ गया। एक तो तरीका ये है, देखो इसको क्वेश्चन को सोल्व करने, एक तरीका और दिखा देता हूँ आपको, बता देता हूँ। यहाँ पर आप देखिए अंतर देखिए, यहाँ पर यदि 25 है, 25 को में 2 जोड़ेंगे, 25 में 2 ऐड करेंगे तो 27, यहाँ पर 27 में 2 ऐड करेंगे 29, और 29 में 2 ऐड करेंगे 31, 31 में 2 ऐड करेंगे 30, यहाँ पर 33, और 33 में 2 ऐड करेंगे 35, 35 में 2 ऐड करेंगे 37, और 37 में 2 ऐड करेंगे 39। तो आपको यहीं पे अंदाज़ा लग गया कि आपको ज़्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं। सेकंड पैटर्न आपको समझ में आया ना, बहुत ईजी पैटर्न था ना भाई, ये लेंथी पैटर्न था जो मैंने आपको पहले बताया, और ये फर्स्ट जो दूसरा पैटर्न है ये बहुत ईजी पैटर्न है। यहाँ पर आपने देखा सबके बीच में 2 और 2 का अंतर है, और यहाँ पर अब जब 2 का अंतर है यहाँ पर, तो 2 का आपको पता है 2 का अंतर मतलब 2000 का अंतर है। और यहाँ से लेके ए से लेकर बी तक का कितने नंबर है आपको 11, कितने नंबर है पहले काउंट कर लिए थे आपने, तो 11 पॉइंट है यहाँ पर। तो इसे सीधे सीधे 11 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 11 2 जा यहाँ पर 22, तो यहाँ पर 22,000 हो गया, तो आंसर हो गया 22,000। बिल्कुल क्लियर, समझ आ रहा ना। यदि समझ आया तो अभी तुरंत एकदम शेयर करो, अपने दोस्तों को पहुंचा दीजिए अपने वीडियो लेक्चर को। यहाँ पर हम लोग केवल यही कंटेंट नहीं, आपको पैरागोजिकल क्वेश्चन भी दिखा रहे हैं जो हमने पहले सेक्शन में दिखा चुके हैं। आज ही अपने मोबाइल में डाउनलोड करो गूगल प्ले स्टोर से इन्फिनिटी लर्निंग ऐप, ताकि आपकी तैयारी आपकी सफलता में बदल जाए और आपको 100% गवर्नमेंट जॉब मिल जाए, है ना। खुश होना, हैप्पी होना। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज की वीडियो लेक्चर का। यहाँ पर बहुत ईजी से तरीके से बताने वाला हो। यहाँ पर 50
क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 10 कह लीजिए से इस वीडियो का, 3 सही 1/4 kg चीनी से 3 ठीक है 3/1/4 kg चीनी से 1/16 kg चीनी के कितने पैकेट बनाए जा सकते। मतलब एक बड़ा बैग है, कितना बड़ा सा बैग है, और इस बड़े से बैग में यहाँ पर 3/4 ठीक है 3 सही 1/4 चीनी भरी हुई है ना, भरी हुई। अब इसके आपको 16 पैकेट बनाने, कितने पैकेट बनाने, 16 पैकेट। तो बताओ कितनी कितनी एक पैकेट में आएगी चीनी, ठीक है, या कितने पैकेट बनाए जा सकते हैं। तो यहाँ पर 1, 52 या 48 या 12 या 64। जल्दी बताओ, जल्दी कमेंट सेक्शन में बताओ भाई, जल्दी देखो आंसर जो बताएगा वो स्पेशल, मतलब वो तैयारी अच्छे से कर रहा है, वो इंटेलिजेंट बच्चा है। बताओ 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 जल्दी बताओ। चलिए जो बच्चे ने बताया वो ठीक है, अच्छा है, और जिसने नहीं बताया वो देख लीजिए, मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए यहाँ पर इसे क्या करते हैं, ये आपका मिक्सड फ्रैक्शन में इसे हम लोग क्या कर लेते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर लेते हैं, बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए। यहाँ पर 4 3 जा, और इम्प्रॉपर में बदलने के लिए यहाँ पर क्या करते हैं, पहले इन्हें मल्टीप्लाई करते हैं फिर ऐड करते हैं जो ऊपर वाला नंबर होता है। 4 3 जा 12 और 12 + 1 13, ये क्या हो गया 13/4। अब यहाँ पर क्योंकि ये कह रहा है डिवाइड करना है ऐसे, तो जब डिवाइड करना होता है तो हम उसे जो नीचे वाली संख्या होती है इसे अपोजिट लिख देते हैं। मतलब 1/16 है तो यहाँ पर 16 का ऊपर हो जाएगा और 1 का नीचे आ जाएगा, तो यहाँ पर 16/1 हो गया। अब यहाँ पर क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है, 4 4 जा 16 हो गया, कट गया। अब ये आपस में मल्टीप्लाई में जब नंबर होते हैं तो आमने सामने मल्टीप्लाई हो जाते हैं, तो 13 4 जा कितना हुआ 52। आया ना जवाब भाई। देखो यहाँ पर किस किस का जवाब 52 है, चेक कर लो अपना। यहाँ पर जो 52 था सबका आंसर करेक्ट आया है ना। आज के लेक्चर में इतना ही सब कुछ, और हम आपको बता देते हैं कि यहाँ पर आपको जो हमने कंटेंट बनाया, जो आपको सारी चीज़ें बताई, वो आपको कैसी लगी शेयर करना मत भूलिएगा, हमें बताना मत भूलिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर करना मत भूलिएगा। और यदि आपको इसी तरीके से वीडियो लेक्चर और आगे भी चाहिए तो हमें ज़रूर लिखिएगा अपने कमेंट सेक्शन में जाके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।